डिफरेंस क्या आपको पता है कि कैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो सिर्फ एकमात्र तरीका नहीं है पॉलिटिकली वुमेन को एम्पावरमेंट करने का। या फिर बात करूँ कि कैसे सेक्सुअल एजुकेशन है और सोशल जस्टिस है, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में, साथ ही डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स भी। हेलो नमस्कार डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू रॉ क्लासेस। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड आई वेलकम यू टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। अब जो मेरे दोस्त इस सीरीज़ में पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है कि ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है, बट जो मेरे साथी सीरीज़ में नए जुड़ते हैं उनको बता दूं कि हम यहाँ पे आर्टिकल्स लिटरली डिस्कस तो करते ही हैं, साथ में करंट अफेयर भी पढ़ते हैं, बट उसके साथ साथ हमारा फोकस हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है। बिकॉज डियर फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि डजेंट मैटर आप किसी भी स्कूल के अंदर या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट अगर आए तो आपकी परफॉर्मेंस जो है या आपकी ओवरऑल ग्रोथ जो है वो आपकी सिर्फ एकेडमिक वाइज नोटिस या फिर आप कहते हैं ना कि एक तरीके से पैमाना जो है उसको नहीं मान सकते। आपकी ओवरऑल ग्रोथ जो है वो आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करती है कि आप कैसी पर्सनैलिटी है। तो उसी को ग्रूम करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। उसी के साथ में आप लोगों के साथ में कुछ ऐसे कोड शेयर करता हूँ जिससे अगर आप प्रैक्टिकली टिप्स ऐसी होती है जिसे अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपकी लाइफ जो है कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती है। बिकॉज आपको भी पता है कि एक दिन के अंदर शॉर्टकट से अगर कोई भी काम किया गया है तो दैट इज़ नॉट गुड थिंग। तो आज का जो कोट है आप सभी के लिए कि डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दैट। हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन डू दैट। अब ये जो कोट है डिफरेंस आपने कई बार सुना होगा। जैसे ये एक फेमस कोट भी है बिकॉज ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है उनके द्वारा दिया गया एक कोट है। अब समझने की बात यहाँ पे ये है डियर फ्रेंड्स कि कैसे ये जो चीज़ है ना कि अंधेरा सिर्फ अंधेरे को ही अगर अंधेरा वो कहते हैं ना कि कैसे अगर डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, अब अंधेरे से अंधेरे को नहीं मिटा सकता बट उसके लिए रोशनी चाहिए। वैसे ही हेट के द्वारा हेट को नहीं मिटा सकते। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको देकर समझाऊं तो मान लीजिए कि आप किसी एक इलेक्ट्रिक्स की शॉप पे गए, वहाँ पे आपने कोई एक पंखा खरीदा, ठीक। अब आप वो पंखा खरीदिए अपने घर पे ले आए। देन उसके बाद हुआ क्या कि मान लीजिए आप शॉपकीपर आप हैं और कोई कस्टमर आपके पास आया एंड उसने कोई आपसे पंखा खरीदा। मैंने पंखा लेके गया घर पे। देन घर जाकर उसको पता चला कि ये पंखा जो है या फिर फैन जो है ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, दोबारा आपके पास आएगा। अब क्योंकि he had paid for that तो उसका राइट तो है कि वो आपसे सवाल करेगा कि आप ये सामान है क्यों ख़राब है। बट रेदर देन वो आपसे आके इतना गुस्से में बात करे कितना भी, बट वहीं पे अगर आप एकदम शांति से बात कर दें यानी कि तो आगे जो डिस्कशन होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कस्टमर आया कि उन्होंने कहा कि आपका पंखा तो बेकार है एंड ऐसे कुछ चीज़ आपको बोल दी। अब वहीं दूसरी तरफ आप कहेंगे कि मैंने अपने घर पर थोड़ी बनाया है और ये चीज़ें अगर आप गुस्से में बोल देंगे तो उससे क्या होगा कि जो एक लड़ाई का माहौल है या फिर एक झगड़ा जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आप कह दें कि नहीं हाँ सॉरी गलती हो गई, मैं चेक कर लेता हूँ, या फिर जो मैकेनिक है वो एक बार चेक कर लेगा और उसको भी रिप्लेसमेंट अगर है तो आपको दे दिया जाएगा। तो देखा ना दोस्तों, आप अब वहाँ पे क्या होगा कि जो कस्टमर है वो उसके पास बोलने के लिए आगे कुछ रहेगा ही नहीं। बिकॉज आपने ऑलरेडी इतना प्यार से इतना धैर्य से काम लिया है कि उसके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो ऐसे में अगर दो चीज़ कंडीशन बनती थी, अगर वो तो आपके साथ में तेज़ी से बात करें, आप गुस्से से बात करो तो आप भी उससे गुस्से में बात करें, तो होगा क्या कि उससे कुछ रास्ता नहीं निकलेगा। आप दोनों ही है जो झगड़े के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। हो सकता है कुछ फिजिकल जो हाथापाई है वो भी हो जाए। बट अगर वहीं दूसरी तरफ आपने एक तरफ गुस्से से काम लिया कस्टमर ने, तो आप ही शांति से अगर प्यार से बात करेंगे तो होगा क्या कि उसके पास काउंटर करने के लिए कुछ रहेगा नहीं और चीज़ जो है वो बैलेंस आउट हो जाएगी एंड थिंग्स जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो देखा आपने कैसे कि एक लव जो है या फिर एक प्यार से जो नज़रिया है आपका किसी से भी अच्छे से बात करने का, तो ये चीज़ों को एक अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है। तो वैसे ही आपके जीवन के अंदर अगर आप पीस मेंटेन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अच्छे से सब कुछ हो, तो मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी, ये तो जस्ट एग्जाम्पल था, आप जनरल लाइफ में भी अपने आप को इतना धैर्यवान बनाए, अपना इतना एक नेचर जो लवेबल रखें दूसरे के प्रति कि आप जो झगड़ा है या आगे जो चीज़ें बढ़ने वाली है उसको रोक सकें। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अगर कोई गुस्सा करता है आप पे तो एक हद तक आप जो है चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, आप थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिए एंड उसके बाद में काम माइंडेड से या कूल माइंड से आप रिस्पॉन्स कीजिए। उससे होगा कि क्वारल बचेगा एंड चीज़ें जो है वो आसानी सॉर्ट आउट हो जाएगी।
तो आई होप कि आपको एग्जांपल समझ में आएगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। आज का सवाल है आप सभी के लिए ये है कि नेम द अंडर कंस्ट्रक्शन टनल विच हैड कोलैप्स ऑन November 13 मॉर्निंग ट्रैपिंग 14 वर्कर्स। अब ये चीज़ मैंने आपसे डिस्कस की थी कल कि जो वर्कर्स फंसे हुए थे उत्तरकाशी में उनको सेफली इवैक्यूएट कर लिया गया है, बट जो चीज़ लोग नोटिस नहीं करते हैं वो उस टनल का नाम है। अगर आपने कीनली ऑब्जर्व किया है तो आपको उसका आंसर पता होगा। उसका आंसर पता है तो वेल एंड गुड, अपना आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में टिक कीजिए। अगर आपने इस बारे में थोड़ा सा कीनली ऑब्जर्व नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च कर लीजिए, देन उसके बाद में अपना आंसर जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स टिक कीजिए। एंड यू नो कि अगर आप चीज़ों को स्टिक या फिर लिखते हैं तो आप ज़्यादा लंबे समय तक उसको रिटेन कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आर्टिकल्स। आज है 30 नवंबर 2023 एंड पहला आर्टिकल है सोशल जस्टिस, सेक्सुअल एजुकेशन एंड नीड ऑफ अवर टाइम। अब ये जो आर्टिकल है दोस्तों ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का। अभी कास्ट एंड जेंडर इंटरसेक्शनलिटी क्या होती है दोस्तों कि इट एड्रेसेस कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंसेंसुअल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट विच हैज़ ऑफन रिजल्ट इन पेनल्टीज। अभी एक होती है जेंडर, हम कहते हैं ना कि जेंडर इनइक्वालिटी है या फिर कास्ट इनइक्वालिटी है, जो अब तो शायद इतना नहीं है पहले, बट होता था ना कि ऊंची जात के लोग एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसी कुछ चीज़ें पहले हुआ करती। तो इसके कारण क्या होता था कि जो एक रिलेशनशिप है बिटवीन इंडिविजुअल्स वो भी ख़राब होता था। एंड आपको पता है कि कैसे जो क्राइम रेट है उसके कारण काफ़ी बढ़ जाती थी, बिकॉज एक इन्फीरियोरिटी की जो एक कहते हैं ना कि इन्फीरियोरिटी आ जाती है किसी के अंदर, तो उस चीज़ के कारण क्या होता है कि एक मेंटल हरासमेंट के तौर पे ले लेता है कोई भी व्यक्ति, एंड उसके बाद थिंग्स जो है वो एक राइट वे में काम नहीं कर पाती है। तो इसी वजह से क्रिमिनल रेट है वो बढ़ती जाती है। अब एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी का क्या मतलब है दोस्तों? अभी हिरार्किकल सोसाइटी है, क्रिएटिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन विद इक्वल राइट्स इज चैलेंजिंग एंड एम्फसिस ऑन रेशियल प्योरिटी एंड कल्चरल वैल्यूज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड डोमिनेंस बाय मेजॉरिटी हैम्परिंग डेमोक्रेटिक आइडियाज। अभी ऐसे में होता क्या है कि दोस्तों जो एजुकेशन है उसको मतलब अब आज के समय पर ऐसा नहीं है कि कोई सरकार काम नहीं करेगी या हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो इसी पे वर्क नहीं कर रही है। अब इतनी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होने के बाद भी जो एक इक्वल राइट्स की हम बात करते हैं, तो बिकॉज आपको पता है कि देश के किसी न किसी कोने में ये चीज़ अभी भी प्रैक्टिस की जाती है कि आप सोशल जस्टिस है ऑन द चाहे वो किसी भी बेसिस पे हो, चाहे जेंडर पे हो या चाहे कास्ट पे हो, तो वो अभी भी आज भी 100% क्योर नहीं कर पाई है हम उस चीज़ को। तो एजुकेशन ही सिर्फ एकमात्र रास्ता नहीं है जिसके द्वारा हम इन चीज़ों को, जो डिस्पैरिटी है या फिर जो इनइक्वालिटी है उसको कम कर सकते हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि स्टेट का जो रोल है इन एड्रेसिंग डिस्क्रिमिनेशन वो किस हद तक काम कर रहा है। डिस्पाइट द स्टेट्स एफर्ट थ्रू इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड क्रिमिनलाइजिंग कास्ट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, एक्चुअल सोसाइटल चेंज रिमेन अनलिमिटेड। जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे अभी, क्योंकि कोई राजा या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है, बट एक डेमोक्रेसी है जहाँ पे सबको एक समान अधिकार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जहाँ पे कास्ट जेंडर सब इक्वल है। बट अभी भी जो डिस्क्रिमिनेशन है ना वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। एंड आपको पता है कि कोई इस चीज़ को ब्रीच भी करता है, यानी आर्टिकल 17 के अंदर लिखा गया ना राइट इक्वलिटी जो है, अब ये चीज़ अगर ब्रीच होती है तो डेफिनेटली एक क्रिमिनल ऑफेंस ज़रूर माना जाता है इस चीज़ को। अब एक्चुअल सोसाइटल चेंज रिमेन लिमिटेड। अब क्या है कि जो ऑन द पेपर तो चीज़ें है कि हाँ अगर इस बेसिस पे अगर आप करेंगे, यानी कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड जेंडर अगर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो एक पनिशेबल ऑफेंस है, इसके ऊपर आपको दंड भुगतना पड़ सकता है। बट सोसाइटी जो है इसके ऊपर अभी भी अनचेंज्ड है। द स्टेट स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट सोशल नॉर्म्स मेकिंग इट चैलेंजिंग टू रियलाइज दैट राइट्स टू बी ऑप्रेस्ड। अभी जो सोसाइटल नॉर्म्स है इसके कारण क्या हो रहा है कि जो स्टेट का स्ट्रक्चर है वो तो पूरी तरीके से इम्बैलेंस ही है। बिकॉज आपको पता है कि एक जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है दूर दराज इलाके में, उनको इतना अब इस समय तो क्या है कि चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छा हद तक काम कर रही हैं, बट स्टिल कई जैसे इलाके हैं वहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर इसकी जो चीज़ है वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, बिकॉज ऑब्वियसली पैट्रियार्कल सोसाइटी है, वहाँ पे एजुकेशन का लेवल इतना कोई खासा अच्छा नहीं है। तो इसके कारण ये जो चीज़ है ना कि कोई व्यक्ति जो है उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है किसी भी कास्ट के बेसिस पे या जेंडर के बेसिस पे। तो जब वो वहाँ से गांव से उठ के या फिर किसी भी इलाके से उठ के जब किसी शहरी इलाके में आता है तो उसको वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है, बट स्टिल एक मन के अंदर जो वहम है या फिर मन के अंदर जो डर है वो बना ही रहता है। वल्नरेबिलिटी इन सोशल जस्टिस की बात करो तो रिकॉग्नाइजिंग वल्नरेबिलिटी नॉट जस्ट फिजिकल बट ऑल्सो ड्यू टू सोसाइटल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इज क्रूशियल फॉर अटेनिंग सोशल जस्टिस।
एजुकेशन शुड डिमिनिश टेंडेंसीज टुवर्ड्स कंट्रोल एंड इंस्टीट्यूट नेचुरल कंपैशन और सपोर्ट फॉर वीक। अभी जो छोटे बच्चे हैं या फिर कहते हैं ना कि हमें देखने को मिलता भी है कि सिर्फ जो वल्नरेबिलिटी है या फिर एक इनइक्वालिटी है वो सिर्फ फिजिकल बेसिस पे नहीं होती बट सोसाइटल और इकोनॉमिक बेसिस पे भी हो जाती है। अब सोसाइटल बेसिस पे तो ये है कि कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है कोई व्यक्ति, या फिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ये होती है कि आपके पास कितना धन है, या कहता है ना कि पुअर एंड रिच का जो डिफरेंस है वो हमें देखने को मिलता है। तो उसके कारण क्या होता है कि एक नेचुरल जो एक सोसाइटी है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है लोगों के बीच में। तो सिर्फ फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर फिजिकली जो चैलेंजेस है उनके अलावा जो सोसाइटल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है ये भी कई ज़्यादा एक क्रूशल एक प्रॉब्लम बनी हुई है हमारे सोशल जस्टिस के इस रास्ते पे। एंड एजुकेशन शुड डिमिनिश टेंडेंसीज टुवर्ड्स कंट्रोल। अब इसके में क्या होगा कि एजुकेशन जो है ये एक मेन रोल प्ले करती है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ स्कूल की एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ पे काफ़ी ध्यान दें। बिकॉज आपको पता है कि एट द एंड जब बच्चा शुरुआत में सीखता है तो अपनी सोसाइटी से या जिस लोगों के आसपास वो रहता है उन्हीं से अगर उसी चीज़ें सीखता है। तो अगर हम उसे कहते हैं ना कि मान लीजिए कोई बच्चा है तो उसको सब कह दिया जाता है जनरली कि आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी, बिकॉज कोई हेल्प लेता है वो कमज़ोर होता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें भी हैं उसके बाद में उसको, बट ऐसी चीज़ नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर आप एक मदद कर रहे हैं किसी की या मदद ले रहे हैं तो दैट इज़ अ काइंड थिंग। सबसे इम्पोर्टेंट तो है अगर आप किसी मदद कर रहे हैं तो दैट इज़ अ एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो किसी की मदद करना या किसी से मदद लेना तो ये कोई एक शर्म की बात नहीं है, ये एक कमज़ोर पने की बात नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। The role of active learning in education is school should prioritize active learning method like Socratic teaching humanities and arts, allowing students to transcend ideological conflicts, encouraging critical thinking, aids in challenging societal norms, fostering re-imaging society। अब एक्टिव लर्निंग की जब बात आई दोस्तों तो सिर्फ मैंने सबको कहा ना कि जो सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि आप स्कूली एजुकेशन जो है वो बच्चों को दे दें। इसके साथ साथ क्या होगा कि एक एक्टिव लर्निंग जो है या फिर ह्यूमैनिटीज़ है या आर्ट्स है, ऐसी चीज़ें जो है जब बच्चों को सिखाई जाती है तो एक उनके अंदर, यानी कि अगर अर्ली स्टेजेस में बच्चों को ये सब सिखाया जाए ना कि इक्वालिटी है या फिर चीज़ें जो है डिस्क्रिमिनेट करने की नहीं होती है, तो ऐसी कुछ चीज़ें अगर शुरुआत में ही बच्चों को समझाई जाए बताई जाए तो डेफिनेटली आगे आने वाला समाज जो है वो बेहतर ज़रूर बने। बिकॉज आपको पता है कि हैबिट्स जो हैं वो बचपन में ही एक इन्फॉर्म होती है। तो अगर शुरू से ही किसी को बता गया है कि आपको बच्चे जो है उनको बता दिया कि आपको इनके साथ नहीं खेलना है, आपको इसके साथ नहीं रहना है या ऐसी चीज़ें शेयर करनी है, तो ऐसी जब चीज़ें बच्चों के मन में बैठ जाती हैं तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो वही क्राइम्स को जो है कमिट करते हैं, बिकॉज उनकी लर्निंग ही कुछ ऐसी है बचपन से। अब टीचर का क्या रोल है इसके अंदर? तो टीचर, अब मैं आपको बताने कि कैसे सिर्फ पढ़ाई जो किताबी शिक्षा है उससे नहीं होगा, बट टीचर्स का मेन इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे ये भी आता है कि ऐसी चीज़ों को, यानी कि एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन इम्पैक्ट पेडागोजिकल अप्रोचेस शेपिंग द वर्कशॉप ऑफ सोसाइटी थ्रू एकेडमिक गाइडेंस। अभी टीचर्स का एक रोल ये भी है कि बच्चों को जो है, सिर्फ बच्चों को नहीं बट उसके साथ साथ उनके पेरेंट्स जो है उनके साथ भी एक गाइडेंस प्रोग्राम चलाए, ठीक है, और चीज़ों को थोड़ा और सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है टीचर्स को भी बच्चों के साथ में। बिकॉज एक जो लर्निंग बच्चों की है थ्रू देयर पेरेंट्स, जो अर्ली स्टेजेस में उन्होंने सीखी है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है बच्चों की भी। एंड अगर उन्हें लगता है कि बच्चे ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं स्कूल के अंदर तो साथ ही में उनके पेरेंट्स को भी समझाने की ज़रूरत है ऐसे में। अब एजुकेशन का इम्पैक्ट जो है पेडागोजिकल अप्रोचेस जो है, अब पेडागोजिकल अप्रोचेस का मतलब ये होता है कि कोई भी एक करिकुलम को अगर फॉलो कर रही है कोई स्कूल, तो उस करिकुलम के अंदर सिर्फ एक जो किताब है वो सिर्फ उससे ही इंक्लूड ना करके अदर एक्टिविटीज़ जो होती है करिकुलम के अंदर, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है ना, गेम्स है या डांस है या सिंगिंग है, तो ऐसे कुछ चीज़ों के साथ साथ में एक ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है या फिर एक सोशल जस्टिस का जो सब्जेक्ट है ये भी बच्चों को सीखने की ज़रूरत है साथ साथ में। अब एक इनमें से जो सोशल जस्टिस की बात आती है राइट्स की, वहाँ पे एक बात आती है सेक्सुअल एजुकेशन की। अब सेक्सुअल एजुकेशन एक्सटेंड्स बियॉन्ड नॉलेज अबाउट सेक्सुअल डेवलपमेंट, essential respect for other identities, emphasizing consent and prevent sexual abuse. It's help students comprehend social justice, to gender, fostering respectful relationship। अभी जब मैं या कोई भी आपसे अगर कोई कहता है कि सेक्सुअल एजुकेशन, तो आपके मन में सबसे पहले ये आता है कि एक जो डेवलपमेंट है, यानी कि एडोलसेंस है या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो ये आपके बायोलॉजिकल सब्जेक्ट्स को लेकर आपको मन में ये चीज़ें आती होगी जब मैं
मैं या कोई भी आपके साथ में अगर सेक्सुअल एजुकेशन बात कर रहा है तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल आता है कि एक एडोलसेंट है, उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है एंड थिंग्स लाइक दैट। बट ये जो चीज़ है ना सेक्सुअल एजुकेशन, ये इससे कहीं ज़्यादा ऊपर लेवल पे है, बिकॉज ये एक चीज़ और इंक्लूड कर दिया जैसा कि जेंडर आइडेंटिटी, यानी कि एक दूसरे का सम्मान करना। जब जेंडर्स जो एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो ये भी एक तरीके से सेक्सुअल एजुकेशन के अंदर आता है। साथ ही में एक कंसेंट जो है, अब जब आप एडोलसेंस के ऊपर जब मैच्योरिटी आ जाती है या फिर एक बच्चा जो है वो 18+ जब हो जाता है तो एक कंसेंट जो है जब वो बनाता है तो दैट इज़ अ वेरी क्रूशल थिंग एंड प्रिवेंट सेक्सुअल अब्यूज। एंड इसी कारण क्या होता है कि ये जो हम देखते हैं ना आजकल सोसाइटी में कैसे कि जो रेप्स है, इनकी जो एक संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इसका मेन कारण क्या है कि बच्चों के अंदर या फिर जो एडोलसेंस है उसके अंदर बच्चों को सही गाइडेंस या फिर सही सेक्स एजुकेशन जो है वो नहीं दी जाती। तो इसके कारण बहुत सारे रेप जो है, क्योंकि बिकॉज अब पता है कि जब कोई व्यक्ति सामने वाले जेंडर को जब इक्वल नहीं समझेगा या फिर उसकी जो एक रेस्पेक्ट है उसको नहीं देखेगा, तो जब तक या फिर एक कंसर्न नहीं लेगा तब तक चीज़ें जो है वो एक गलत डायरेक्शन में ही जाएगी। बिकॉज उसके बाद क्या होगा कि वो व्यक्ति जो है वो एक दूसरे जेंडर को एज ए कहते हैं ना कि एक टॉय की तरह ही देखेगा। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंड सोशल कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू जेंडर, पॉजिटिव रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप। भी सेक्सुअल एजुकेशन करने में एक चीज़ ये भी फ़ायदा है कि अगर सही टाइम पे सही सेक्सुअल एजुकेशन दी जाए बच्चों को तो उसके कारण एक रेस्पेक्टफुल रिलेशन जो है बिटवीन बोथ द जेंडर्स ये ज़रूर इम्प्लीमेंट या फिर इस्टेब्लिश कर सकती है सोसाइटी। गवर्नमेंट के ऑलरेडी कई रोल जो है वो ऑलरेडी स्टेप्स उठा चुकी है, जैसे कि सिमिलर टू सोशल जस्टिस एजुकेशन, सेक्सुअल एजुकेशन इज स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट। अभी सोशल जस्टिस जो है हम कहते हैं ना कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ भी है कि सभी राइट टू इक्वालिटी है या फिर राइट टू स्पीच है, या फिर आप किसी कास्ट या जेंडर के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो सोसाइटल एक तो जस्टिस के अंदर आती है, बट उसके साथ साथ ज़रूरत है कि सेक्सुअल एजुकेशन को भी जो है वो नेसेसरीली एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व किया जाए एज सुन एज पॉसिबल। वेल इनिशिएटिव लाइक एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ स्ट्रेटेजी या फिर सेक्सुअल एजुकेशन ईमेल्स इंटीग्रेटेड इनटू स्कूल करिकुलम। अब वही जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव या फिर सेक्सुअल हेल्थ स्ट्रेटेजीज जो है सेक्सुअल एजुकेशन जो है वो अभी भी स्कूल करिकुलम के अंदर वो एब्सेंट है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है या करिकुलम के अंदर ऐड करने की ज़रूरत है। Comprehensive sexual education delivering children's natural curiosity provide the right education and ensuring safe and respectful sexual life। अभी कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन की जरूरत इसलिए भी है दोस्तों कि अब पता है कि अगर आज के समय पे या फिर अब किसी को मान लीजिए कैसे छोटा बच्चा है जो है वो, अगर आप उसकी क्यूरियोसिटी को ख़त्म नहीं करेंगे, कोई जानना चाहता है चीज़ें, तो वो क्या करेगा कि उस चीज़ के लिए किसी अपने फ्रेंड से सीख करेगा, फिर वो चीज़ें समझने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद में क्या होगा कि चीज़ें जो है वो वर्सन अप होती जाएंगी, बिकॉज अपने फ्रेंड से उसने कुछ सीखा, देन उसके बाद में फ्रेंड सर्कल से जब वो कुछ सीखता है तो दैट रेस्पेक्टफुल थिंग जो है वो ज़रूर नहीं कि वो चीज़ आए। अब आपको भी बताया कि अगर एक पेरेंट्स किसी बच्चे को कुछ समझाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर कोई फ्रेंड उसको कुछ समझाता है, उसमें बहुत फ़र्क होता है। एट द अर्ली स्टेजेस की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे एक पेरेंट्स का जो एक रोल है या टीचर का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ऐसी क्रूशल चीज़ें या फिर ऐसी चीज़ें जो है या फिर ऐसी बेग योर पार्डन, तो जब ऐसी कुछ चीज़ें समझाने की बात आती है तो आई थिंक पेरेंट्स को एक जो इनिशिएटिव है वो लेने की ज़रूरत है। एड्रेसिंग डिस्क्रिमिनेशन थ्रू एजुकेशन, सस्टेनेबल सोशल टू डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट शेयर क्लासेस एंड सोशल इनइक्वालिटीज इन लाइफ, फॉस्टिंग एम्पैथी, इक्वालिटी एंड अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस। अभी डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन के थ्रू अगर हम कम करने की कोशिश करेंगे तो कास्ट क्लासेस जो है वो कम हो जाएंगी, सोशल इनइक्वालिटीज़ कम हो जाएगी, साथ साथ में एक एम्पैथी जो है, इक्वालिटी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बच्चों के अंदर बढ़ती नजर आएगी हमें। सोशल जस्टिस सेक्सुअल एजुकेशन आर एसेंशियल कंपोनेंट्स इन दिस एंडेवर। अभी अगर सोसाइटल नॉर्म्स की बात करें तो अगर ग्रो अप करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सेक्सुअल एजुकेशन और सोशल जस्टिस जो है ये दोनों एक मेजर कंपोनेंट है अगर हमें डिस्क्रिमिनेशन जो है उसे ख़त्म करना है पूरी तरीके से। तो आई होप कि आपको ये पहला आर्टिकल समझ में आएगा। हमने आज अच्छी खासी इस पर डिस्कशन करी एंड आई होप कि आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं तो आप इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते होंगे। नाउ सेकंड आर्टिकल है दोस्तों की वुमेन्स पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, मोर टॉक लेस एक्शन। अभी हुआ क्या आपको पता है कि हाल ही के अंदर लोकसभा के अंदर ये जो वुमेन रिजर्वेशन का बिल है जिसमें 33% रिजर्वेशन की बात की गई है वुमेन्स को इन पॉलिटिकल सिनेरियोज, तो ये पास हुआ है तो दैट्स अ गुड थिंग। बट स्टिल ये जो चीज़ें हैं ना ये अभी धरातल पे उतरने में काफ़ी समय लगेगा।
राइटर का ये कहना है कि रूट्स टू पॉलिटिकल एम्पावरमेंट द टू प्राइमरी रूट्स, अब जो दो एक रास्ते हैं पॉलिटिकली एम्पावर करने के औरतों को वो या वुमेंस को, तो उनमें सबसे पहला है कि या तो रिजर्वेशन बिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्प्लीमेंट किए जाए। जैसे कभी किया ना लोकसभा के अंदर कि 33% जो है रिजर्वेशन बिल पास किया है वो फॉर वुमेंस, ये तो एक स्टेप हो गया। वहीं दूसरी तरफ अगर पॉलिटिकली और इंगेज करना है वुमेंस को, तो उसका ही दूसरा रास्ता ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपनी तरह से रिजर्वेशन जो है वो उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल दिया गया है नेपाल का, बांग्लादेश का और पाकिस्तान का, जहाँ पे लगभग पिछले कुछ सालों में जो रिजर्वेशन है फॉर वुमेंस वो काफ़ी एक अच्छे स्तर पर डेवलप हुआ है। पाकिस्तान की बात करूँ तो 17% लगभग जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो पहुंच गया है। वहीं नेपाल के अंदर लगभग 33% वुमेन रिजर्वेशन जो है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। वहीं बांग्लादेश के अंदर लगभग 230 और आई थिंक 330 सीट्स में से लगभग 30 सीट्स जो है या 35 सीट्स जो है वो फॉर रिजर्व है फॉर वुमेन। सो सक्सेस विदाउट लेजिस्लेटिव बैकवर्ड्स द कंट्रीज का एग्जांपल जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, स्वीडन have achieved over 30% women female representation in parliament through legislative backwards. This indicates that party-backed ticket distribution can also significantly impact women political participation. अभी दोस्तों अगर अब डियर फ्रेंड्स बात करूँ कि कैसे ये 33% जो है वो इम्प्लीमेंट कर भी देती है सरकार, तो होगा क्या कि अगर मान लीजिए किसी पार्टी के अंदर इतनी वुमेंस है ही नहीं, यानी इनका पार्टिसिपेशन इतना है ही नहीं, तो ये जो रिजर्वेशन बिल है इसका कोई खासा मतलब निकलता ही नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पार्टीज़ हैं या पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो भी अपनी तरफ से जो रिजर्वेशन की जो एक सीमा है या फिर एक जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि एक्टिवली वुमेंस जो है वो पार्टिसिपेट कर सके इस लॉ मेकिंग सिनेरियो के अंदर। इंडिया लेजिस्लेटिव जर्नी जो है, इंडिया हिस्टोरिकल अटेम्प्ट पास 33 रिजर्वेशन बिल, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 33% बिल जो है उसको पास किया गया है फॉर वुमेंस एंड लोअर हाउस जो है उसके अंदर पास किया गया है। बट एट द टाइम एक इंसिडेंट ऐसा भी होता 2010 के अंदर जहाँ पे इस चीज़ को मंजूरी नहीं मिली थी जब यूपीए की सरकार थी। बट नाउ इन एनडीए जब सरकार ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो इसके अंदर है क्या चीज़ की कि 33% जो है वो बिल्कुल लाया गया एंड लगभग टोटल मेजॉरिटी है या ओवरऑल मेजॉरिटी है वो हासिल की गई। बट 2 ही लोग जो हैं ऐसे थे जिन्होंने इस चीज़ को कंसर्न नहीं दिया था। इट मार्क्ड एज पिवटल मूवमेंट इन लेजिस्लेटिंग वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो है एक गेम चेंजिंग लॉ जो है वो हमें देखने को मिलता है इन वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लॉ मेकिंग। असेंबली इलेक्शन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो अभी आपको बताया कि 5 राज्यों के अंदर असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं एंड इसके कारण क्या हो रहा है कि कुछ जो स्टेट्स हैं जैसे कि मध्य प्रदेश है, इन्होंने चाहे दोनों ही पार्टी है चाहे बीजेपी और कांग्रेस, तो इन्होंने क्या किया है कि अपने अपने स्तर पे जो वुमेन रिजर्वेशन है उसको बढ़ाने की कोशिश की है। वहाँ पे जो टिकट्स हैं वो अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर वुमेन को वहाँ पे दिए गए हैं। फ्यू पार्टीज रीच्ड इवन 15% मार्क ऑफ फीमेल कैंडिडेट फॉर बिलो मैंडेटेड 33। और वही कुछ ऐसी पार्टीज भी हैं जो लगभग 15% जो है वो उस मार्क तक भी नहीं पहुँच पाई है। एंड इसका एक बेस्ट एग्जांपल दिया गया है, यानी कि यूपी जो है वो जहाँ हमारे देश के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है जिस स्टेट के अंदर, तो वहाँ पे 2022 के अंदर जब विधानसभा के इलेक्शंस हुए थे, असेंबली इलेक्शन, तो वहाँ पे एक अच्छे खासे अमाउंट के अंदर वुमेन रिजर्वेशन जो है वो हमें देखने को मिला था। एंड ये एक एग्जांपल सेट करता है फॉर अदर स्टेट्स ऑल्सो कि कैसे जो वुमेन रिजर्वेशन है या फिर वुमेन का जो टिकट यानी कि बात जब आती है तो यूपी इज़ एट नंबर 1। सो दैट्स ए गुड थिंग, बिकॉज जब ऐसे बड़े स्टेट पॉपुलर स्टेट के अंदर जब ऐसे एग्जांपल देखने को मिलते हैं तो दैट इनकरेज अदर स्टेट्स ऑल्सो। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज इन स्टेट इलेक्शन, अभी यूपी जो है तो उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल विटनेस मिस्ड अपॉर्चुनिटी वेयर पार्टीज कुड हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड वुमेन लेजिस्लेशन बाय फॉलोइंग बोल्ड रिजर्वेशन इनिशिएटिव। अभी कुछ ऐसे भी कहना है कि जो अब जो है ना कि जैसे 2022 की जब इलेक्शन की बात हुई तब उस समय पे इतना नहीं था, बट आज जो है वो चीज़ें ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। एंड उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल में ही अभी भी जो एक वुमेन रिजर्वेशन की बात आती है तो वहाँ पे इतना कोई खासा रिप्रेजेंटेशन है नहीं। Effectiveness of legislative acts, while commendable, legislative acts like the Women Reservation Act 2000 may lack practical implication until implementation executed by post 2026। अभी ये जो चीज़ है ना दोस्तों की 33% रिजर्वेशन वुमेन्स को दिया गया है, ये अभी तक इम्प्लीकेबल होगा बिकॉज अभी डेलिमिशन कमीशन जो है उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि कैसे जो एक सर्वे होगा, यानी कि जब पॉपुलेशन जनगणना होगी उसके बाद में ही एक 33% जो है इसका मार्क हमें देखने को मिलेगा कि कितना सूटेबल है। बिकॉज अगर वुमेन का नंबर ज़्यादा होता है तो उसमें अगर 33% रखा जाएगा तो दैट इज़ वेरी लो।
तो ऑन पेपर्स तो ठीक है 33% है, बट जब एक्चुअल डेटा सामने आएगा कितने वुमेंस हैं हमारे देश के अंदर, उनमें से सिर्फ 33% को दिया जा रहा है, तो दैट रिमेन्स स्टिल एक क्वेश्चन मार्क है वो बना हुआ है इस चीज़ के ऊपर। लैक ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम नेशनल पार्टीज। अब नेशनल पार्टी जो है वो इस चीज़ को लेकर अभी इतना इंटरेस्ट हुई है, बट इससे पहले जो है जब एक्चुअल या फिर बात करूँ कि पहले से जब ज़रूरत थी तो उस समय पे इतना कोई खासा रिप्रेजेंटेशन था नहीं वुमेंस का। The national and regional parties failure to substantially increase female candidates during assembly elections despite the legislative initiative questioning their commitment to women political empowerment। जैसे मैंने बताना है कि अभी रिसेंट में जो 5 स्टेट्स हैं जिनमें असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, तो उनमें कोई इतना खासा रिप्रेजेंटेशन दोनों ही पार्टीज़ की तरफ से देखने को नहीं मिला है। हाँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कैसे इंक्रीज़ किया है, बट जब बात आती है ना एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ वुमेंस, तो उस समय पे ये जो एक इंक्रीज आंकड़ा है ये हमें कम ही देखने को मिलता है। बिकॉज पहले जहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल कि 100 महिलाएं थी, तो उनमें से अगर 33 को रिजर्वेशन दे दिया, और वहीं दूसरी तरफ एक ये सिनेरियो भी है जहाँ पे नंबर ऑफ वुमेन जो है वो 200 पहुँच गया, लेकिन रिजर्वेशन जो है वो 35% ही पहुँचा। तो इस कारण ये जो एक लैक है कमिटमेंट का नेशनल पार्टीज़ के बीच में, ये देखने को मिलता है। सिग्नल ऑफ पॉलिटिकल कमिटमेंट की बात करूँ तो डिस्पेंसी बिटवीन लेजिस्लेटिव एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंड्स अप डिस्करेजिंग सिग्नल रिगार्डिंग पॉलिटिकल डेडिकेशन टू वुमेन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अब वही कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो टिकट्स जो है वो एक उस लेवल पे जो है वो नहीं दे पा रही है। अब पार्टीज हैं, जैसे चैलेंजेस हैं, आगे क्या चैलेंजेस है। आर्टिकल लीव्स ओपन एंडेड क्वेश्चंस अबाउट द हर्डल्स हिंटिंग नेशनल एंड रीजनल पार्टीज फ्रॉम द displaying strong commitment towards increasing the participation of women in politics, especially through effective ticket distribution। अभी चैलेंज जो है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी जो है वो वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाए। बिकॉज ऑन पेपर लाने से या सिर्फ एक बिल पास करने से चीज़ें सॉल्व नहीं होगी, चीज़ों को और ज़्यादा डीपली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ वुमेन्स हैं ये देखना पड़ेगा, एंड उसके हिसाब से ये जो 33% है हो सकता है इसको बढ़ाने की जरूरत भी पड़े। तो ये आज का सेकंड आर्टिकल। आई होप कि आपको समझ आएगा कैसे जो ऑन पेपर चीज़ें हैं वो सिर्फ वर्क नहीं करेगी, उसके अलावा एक्शन जो है वो लेना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो आर्टिकल है इसका हेडलाइन ही है कि वुमेन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मोर टॉक लेस एक्शन। बातें तो बहुत है कि 33% देंगे, बट ऑन पेपर चीज़ है वो काम कर रहा है। अब आज की कुछ हेडलाइन चेकआउट कर लेते हैं दोस्तों कि इंडिगो जो हमारे भारत देश की एक एयरलाइन कंपनी है, India's largest airline announced the launch of its artificial intelligence-powered chat assistant named 6Sky। अब ये तो चीज़ है ना कि जो AI पावर्ड जेट असिस्टेंट है एयरलाइन इंडिगो ने शुरू किया, जिसका नाम है 6Sky। साथ में उड़ीसा पेविलियन हैज़ बैग्ड गोल्ड मेडल इन 42 इंटरनेशनल ट्रेड फेस्टिवल इन दिल्ली। अब 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के अंदर उड़ीसा ने गोल्ड मेडल जीता है। Former Indian origin MP देवानंद नोएल देव शर्मा has been elected to the upper house of the Australian Parliament। अब ये जो इंडिया के मूल निवासी हैं नोएल देव शर्मा, इन्हें चूज किया गया है एज अपर हाउस ऑफ ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट। वही मेजर ऑयल एंड गैस फर्म्स हैव प्लेस्ड टू गो कार्बन न्यूट्रल बाय 2050 COP28 चीफ। अब आपको पता है कि COP28 की जो मीटिंग है वो दुबई में चल रही है। वहाँ पे जो चीफ है उन्होंने कहा है कि जो मेजर ऑयल गैस कंपनीज हैं वो कोशिश करेगी बाय 2050 की वो कार्बन न्यूट्रल हो जाए। सो दैट्स अ गुड थिंग। अगर इस चीज़ को अचीव कर पाते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। सो या दैट्स इट, दैट्स प्लीज एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, कमेंट कर दीजिए अपना आंसर, आपका जो भी सवाल है, जो भी क्वेरीज हैं जरूर शेयर कीजिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच अगर आप अभी तक वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं। एंड या शेयर कर दीजिए वीडियो को ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब करिए चैनल को फॉर मोर डेली अपडेट्स। सो या दैट्स इट, दिस इज रुपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।